मिडलाइन आकलन 2021 बाई टॉप 10 प्रश्न पत्र का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 8वीं का गणित का, जिसे आप यदि एंड तक समझ लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि 90% मार्क जो है आप ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ये पूर्ण घन बन जाए ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये 256 का हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से अभाज्य गुणनफल करते हैं। अभाज्य गुणनफल से करेंगे ये 256 का, तो 256 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ये तीन एक जोड़ तीन का एक जोड़ी बनता है, 2 का दूसरा जोड़ी बनता है, और 2 का ये तीसरा जोड़ी जो है नहीं बनता है। अर्थात 3 बनना चाहिए। घन में हम 3 का जोड़ी करते हैं, वर्ग में हम कितना का जोड़ी करते हैं, 2 का जोड़ी करते हैं। तो यहाँ पे 3 का जोड़ी बनाना है। तो 2 का एक जोड़ी नहीं बना, अर्थात ये जो है पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन कब होगा, जब इसमें 2 का एक और गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण त्रिक बन जाएगा, अर्थात पूर्ण घन बन जाएगा। अर्थात क्या करेंगे हम, 2 का गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो 256 को कौन सी संख्या होगा जिसका हम भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का त्रिक बना, दूसरे 2 का भी त्रिक बना, यहाँ पे एक त्रिक बना, दूसरा त्रिक बना, और तीसरा का ये दोनों का त्रिक नहीं बना है। अर्थात इसको यदि हम हटा देंगे तो ये जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो 256 में हम 256 में 2 दूने 4, 2 दूने 4 आ गया। 4 का यदि हम भाग देने पर जो भागफल आएगा वह जो है ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में नियम क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो ये एक दो मान जो है, एक आधार का है, दूसरा लंब का है, और एक जो है तीसरा किसका है, कर्ण का है। तो हम तीसरा ये 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग, ये आधार और लंब है, कोई सा भी आधार और लंब मान सकते हैं। तो इसका हम यदि गुणा करेंगे तो 13 तिया 169 और 12 12 144, 5 5 से 100, 5 5 6 25। यदि ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 आएगा। और इधर भी कितना आता है, 169 आता है, दोनों तरफ बराबर आता है। अर्थात ये जो है पाइथागोरस त्रिक है। ये एन का मान ज्ञात करना है, इस एन का मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा और ये त्रिक बनेगा। तो हम जानते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग दोनों का योग जो है किसके बराबर होता है, कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर 12 का वर्ग धन एन का वर्ग, एन का वर्ग नहीं दिया गया है, बराबर 13 का वर्ग। तो 12 12 में 144, एन का वर्ग ज्ञात करना है हमको, और 13 13 में 169। अब एन का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 169 में हम 144 को घटा देंगे तो कितना आ जाता है, 25 आता है। तो एन क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 जो है हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा। एन बराबर कितना होगा, 5 होगा। 0.9 के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम भाग विधि से जो है इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और इसका वीडियो जो है मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाग विधि से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया। निम्न पदों में आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें गुणनफल ज्ञात करना है। पहला कोष्टक में है 2x धन 7, दूसरे कोष्टक में 3x धन 2। तो हम क्या करते हैं, पहला कोष्टक का पहला पद को दूसरे कोष्टक के साथ क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। 2x गुणा दूसरे कोष्टक में 3x धन 2, धन हो जाएगा, धन फिर 7 3x धन 2, इस तरह से गुणा कर देंगे। उसके बाद ये कोष्टक के सामने में जो भी है उसके साथ कोष्टक के अंदर के साथ क्या होता है, गुणा होता है। सबसे पहले 2x का 3x के साथ गुणा होगा, 2x गुणित 3x, फिर 2x का किसके साथ गुणा होगा, 2 के साथ गुणा होगा, 2x धन 2x गुणित 2, और धन आएगा तो धन आ जाएगा। 7 का गुणा हो जाएगा 3x के साथ, 7 गुणित 3x, और 7 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ होगा। इसका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 1 से घात 2 हो जाएगा क्योंकि एक एक घात जुड़ जाएगा इसमें, और 2 दूने 4, 1 हो जाएगा, 7 तिया 21, 1 हो जाएगा, और ये 7 दूने 14। अब ये दोनों देखिए सजाती पद है, 4x धन
21 1 से दोनों सजाती पद है, दोनों धनात्मक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6x का वर्ग धन 25x धन 14। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है सूत्र के रूप में, पहले कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में c धन d। तो a धन b का c धन d के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले a का गुणा करेंगे पूरे कोष्टक के साथ, a गुणित कोष्टक में c धन d धन b गुणित कोष्टक में c धन d। अब इसका अलग अलग गुणा होगा, a का c के साथ गुणा होगा तो ac हो जाएगा, a का d के साथ गुणा होगा तो ad हो जाएगा, धन b का c के साथ गुणा होगा तो धन bc हो जाएगा, और b का डी के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। गीता द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। महीनों के नाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्राप्तांक है 100 में से जुलाई में 40 अंक, अगस्त में 45 अंक, सितंबर में 65 अंक, अक्टूबर में 35, नवंबर में 55 और दिसंबर में 60 अंक उन्होंने प्राप्त किया है। इसको पाई चार्ट हमको बनाना है, अर्थात वृत्ताकार लेखा चित्र बनाना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है इन प्राप्तांकों को हम जोड़ लेंगे। पर कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 40 धन 45 धन 65 धन 35 धन 55 धन 60। इसको योग करते हैं तो कितना आ जाता है, 300 आ जाता है। तो पूरा वृत्त को जो है ये 300 अंक जो है वृत्त को प्रतिनिधित्व करेगा। ये पूरे वृत्त में जो है कितने का प्रतिनिधित्व करेगा, 300 प्रतिनिधित्व करेगा। चूंकि 300 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 होता है। वृत्त पर कितने अंश का कोण होता है, 360 का होता है, लेकिन हमको कितने का बनाना है, 300 प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक अंक के लिए कितना हो जाएगा कि एक अंक के लिए केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 360 बटे 300। तो इसको हम यदि कैंसिल आउट करते हैं तो क्या 6 बटे 5 हो जाएगा। तो जुलाई में 40 अंक के लिए बना कोण करेंगे तो एक अंक का बना कोण कितना हो जाएगा, 6 बटे 5 गुणित 40 से गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो 4 गुणित 6 गुणित 8 हो जाएगा, 8 छक्का 48। ये पहला आया किसका, जुलाई का। अगस्त को उसी तरह से निकालेंगे, अगस्त में 45 अंक के लिए बना कोण हो जाएगा 6 बटे 5 गुणित 45, 5 एकम 5, 5 नियम 45 हो जाएगा। तो 6 नियम कितना हो जाएगा, 54 हो जाता है। सितंबर में 65 अंक के लिए बना कोण तो 6 बटे 5 गुणित 65 हो जाएगा, अर्थात 5 एकम 5, 5 13 65। तो 6 गुणित 13 हो जाएगा, अर्थात 13 छक्के 78। और अक्टूबर में 35 अंक के लिए बना कोण कितना हो जाएगा, 6 बटे 5 गुणित 35। अब इसको हम कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35 हो जाएगा, अर्थात 6 गुणित 7 अर्थात 7 छक्का 42 अंश हो जाएगा। और नवंबर के 55 अंक के लिए बना कोण हो जाएगा 6 बटे 5 गुणित 55, अर्थात जितना है उससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आ जाएगा, अर्थात 6 गुणित 11 अर्थात 11 से 66 हो जाएगा। और दिसंबर के लिए 60 अंक के लिए बना कोण 6 बटे 5 गुणित 60, 5 एकम 5, 5 12 60। तो 6 गुणित 12 अर्थात 12 छक्के 72 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या निकाल लिए, कोण निकाल लिए। अब इस कोण को जो है हमको क्या करना है, वृत्ताकार पाई चार्ट में हमको रखना है। ये वृत्ताकार पाई चार्ट है, हम वृत्त बनाएंगे और केंद्र से लेकर के जो है यहाँ से केंद्र से 42 अंश का क्या करेंगे, ये कोण बनाएंगे। यहाँ पर चांद रख करके जो है ये 42 अंश का कोण बनाएंगे। ये जुलाई के लिए हो गया। उसी तरह से यहाँ पर चांद रख करके जो है अगस्त के लिए बनाएंगे, और उसी तरह से यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से फिर सितंबर के लिए बनाएंगे, अक्टूबर के लिए बनाएंगे, नवंबर के लिए बनाएंगे और दिसंबर के लिए। इस तरह से क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। ये क्या कहलाता है, हमारा वृत्ताकार लेखा चित्र, या इसी को क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। यदि इसी प्रश्न को घुमा दिया जाए और प्रतिशत में दे दिया जाए, 13%, 17%, 16%, 12% और 15% है, और ये 13% है, तो इसका मान कितना होगा। यहाँ पर जो ये कोष्टक बचा है, ये खाना बचा है, इसका मान कितना आएगा। तो हम सबको जोड़ देंगे। सबको ये कितने का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 300 का। 300 का प्रतिनिधित्व करना है तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। 90 100 में हम 90 घटा देंगे तो कितना प्रतिशत बचा, 10% बचा, अर्थात ये इसका कितना होगा, 10% है। तो ये प्रतिशत में 10 है, लेकिन ये इसका अंक में निकालेंगे तो कितना, 100 का 10% करेंगे तो 300 गुणित क्या हो जाएगा, 10 बटे 100। कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 10 या 30। 300 का 10% कितना आ जाएगा। इस तरह से जो है प्रश्न को
आपको घुमा कर भी दे सकता है, क्योंकि दक्षता की आपको परखना है, आप दक्षता की जांच करना है, इसलिए गणित में जो है आपको परफेक्ट नंबर नहीं देगा, कुछ ना कुछ अंक जो है घुमा कर देगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना होगा। अगला प्रश्न है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ जो है देखिए 45 मजदूर हैं 27 दिन में पूरा करते हैं, यदि उसको 15 दिन में पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मजदूर लगाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर कौन सा विचरण का संबंध है, अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है। मान लेते हैं कि 100 मजदूर पूरा काम पूरा करते हैं, तो ये तालिका बनेगा उस तरह से, मजदूर और दिन। 45 मजदूर 27 दिन में पूरा करते हैं तो 100 मजदूर उसको 15 दिन में पूरा करेंगे। तो इसका हम सूत्र लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र हो जाता है ये x1 y1 बराबर x2 y2। ये क्या है, सूत्र है। अब x का मान x1 का मान रख देंगे गुणित y1 का मान रख देंगे, तो 45 गुणित 27 बराबर x गुणित 15। अब 100 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणित 27 बटे 15 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 3 गुणित 27। तो इसका हम आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। 81 मजदूर जो है 15 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये प्रश्न है। हम जानते हैं कि बहुभुज में अंतःकोणों का योग का ये सूत्र होता है n-2 इंटू 180, अर्थात n-2 गुणित 180। तो n क्या है, भुजाओं की संख्या। बहुभुज में जितना भी भुजा रहेगा वो भुजाओं की संख्या बराबर हो जाता है n। तो n का मान रख दीजिए, n में हम 2 घटा देंगे अर्थात त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। तो त्रिभुज की संख्या गुणित एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 होता है, अर्थात 6 गुणित 180 बराबर कितना हो जाएगा, 1080 क्या हो जाएगा, 8 भुजा वाले बहुभुज का अंतःकोणों का योग होगा। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम कोई भी बहुभुज है उसके अंतःकोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो विकर्ण BD को नापना है। सर्वप्रथम हम AB रेखाखंड खींचेंगे, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, चाप लेंगे स्केल की सहायता से, ये स्केल है और चाप लेंगे, इस तरह से चाप लेंगे और चाप लेकर 3.1 सेंटीमीटर का चाप लेकर के इस तरह से क्या करेंगे, चाप खींचेंगे यहाँ से। और दूसरा काम क्या करेंगे, ए से सी दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे स्केल में प्रकार की सहायता से और ए को केंद्र मान करके इस तरह से क्या करेंगे, चाप काटेंगे। जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ यह क्या बिंदु होगा, सी बिंदु होगा और इसको स्केल की सहायता से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, सी बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी बिंदु से 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर के डी के लिए जो है हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे इस तरह से। और ए से डी दिया है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिएगा और ए को केंद्र मान करके इस तरह से चाप काटेंगे। जहाँ पर कटान बिंदु प्राप्त होती है वही डी बिंदु होगा और स्केल की सहायता सी और डी को और ए और डी को मिलाने से अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना होती है। बी और डी को स्केल की सहायता से नापते हैं तो उसका आंसर आता है 5 सेंटीमीटर। तो ये रचना के पद भी वही हम जो काम किए हैं वही काम इसको हमको लिखना है। समूहीकरण विधि से गुणनखंडन कीजिए। समूहीकरण विधि से जो है क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो यहाँ पे देखिए 6x घात 3 धन 8x घात 2 धन 9xy धन 12, इसका समूहीकरण से गुणनखंड करेंगे तो दो को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों को अलग, ये दोनों को अलग करते हैं। समूहीकरण से ये दोनों का हम निकालते हैं, जैसे 6x का घात 3 और 8x घात 3, यदि हम इस दोनों का उभयनिष्ठ निकालते हैं महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 2x घात 2, ये जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें यदि उभयनिष्ठ निकालते हैं तो निकल जाएगा 3 से जाएगा दोनों में भाग, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 निकल जाएगा और y निकल जाएगा, अर्थात 3y जो है इसमें उभयनिष्ठ निकल जाएगा।
तो पहले में 2x घात 2y निकल गया, दूसरे में 3y उभयनिष्ठ निकल गया। अब इसको हम उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो जो उभयनिष्ठ निकला उसको सामने में रख देंगे, 2x घात 2, तो बच जाएगा कितना, 2 का पहाड़ पढ़े, 2 तिया 6, ये 6 आया यहाँ पे, है ना। और x घात 2 यहाँ निकल गया है, x यहाँ पे बच गया, तो 2x घात 2 और कोष्टक में बच जाएगा 3x। उसी तरह से 8x के लिए पढ़ेंगे तो 2 चौक 8, x घात 2 जो है यहाँ पे हम उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं, तो इस तरह से आएगा। उसी तरह से दूसरा में 3y हमने बाहर निकाल लिया, तो कितना है, 3 तिया 9, और y बाहर निकाल लिए हैं, बचा कौन, x, 3x। और यहाँ पे 3 चौक 12, y को तो हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, उभयनिष्ठ निकाल लिया है। इस तरह 3x धन 4 इसमें भी है और 3x धन 4 इसमें भी है, तो ये दोनों को क्या कर लेते हैं, हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। दोनों में ये 3x धन 4 को उभयनिष्ठ निकाल लिए, और बचा कौन, 2x घात 2 धन 3y, इसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x घात 2 ऋण 25 वर्ग मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x धन 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी। ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई जो है x धन 5 है, x घात 2 ऋण 5 25 हो गया, लंबाई कितना हो गया, x धन 5 है, तो चौड़ाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बटे लंबाई, खेत का क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा x घात 2 ऋण 25 बटे x धन 5। अब x घात 2, ये 25 को हम इसको 5 का घात 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 पंचे 25 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा सर्व समीकरण आता है a का घात 2 ऋण b का घात 2 बराबर एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। इस रूप में है, उसको हम इस रूप में लिख देते हैं। तो पहले कोष्टक में हो जाएगा x ऋण 5, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x धन 5 बटे कितना है हमारा, x धन 5। तो x धन 5 ऊपर का और x धन 5 नीचे का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच जाएगा हमारा क्या, x ऋण 5। ये चौड़ाई आ गया हमारा कितना, x ऋण 5 हमारे क्या होगा, चौड़ाई आएगा। इसी तरह से यदि हमें ये जो चौड़ाई पूछा गया, यदि हमें लंबाई भी पूछा जाता है या क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा आयताकार खेत का। इस तरह से हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं और लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है, 72 रुपये में उसी मूल्य के कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 100 टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 रुपये में 15 टिकट का मूल्य 18 रुपये है, तो 72 रुपये में हमें क्या आएगा, ज़्यादा टिकट आएगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होगा। तो अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होगा, तो यहाँ पर ये बनता है, ये हमारा सारणी बनेगा, एक में टिकट और दूसरे में मूल्य रख देंगे। 15 टिकट का मूल्य 18 रुपये है, तो 100 टिकट का मूल्य 72 रुपये। 72 रुपये में कितना टिकट आएगा, तो हमारा सूत्र बनता है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये पहला डिब्बा x1 होता है और दूसरा डिब्बा x2 होता है। उसी तरह से पहला डिब्बा एक y1, दूसरा डिब्बा y2 होता है। अब इसमें मान रख देंगे 15 बटे 18 बराबर 100 बटे 72। तो 100 बराबर होगा, ये इस तरह से 63 गुणा कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15 गुणित 72 बटे 18। तो हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 कम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 15 गुणित 4 अर्थात 15 चौक 60। तो 72 रुपये में 60 टिकट खरीदे जा सकते हैं। इस तरह से हम इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं, और इसमें से जुड़ी रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। यदि ये प्रश्न आप सही तरीके से हल कर लेते हैं तो अगला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। यदि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जा करके जो इस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक